हाय एवरीवन। सो अभी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। मैंने इसका क्या किया है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैंने लिख लिया यहाँ पर, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच सके और मेरा पूरा फोकस आपको सॉल्यूशन समझाने पे मैं अपना पूरा फोकस लगाना चाहता हूँ। तो जबकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी थोड़े बड़े हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं लिख लिख के कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सो इट इज़ बेटर ना कि आप समझ जाइए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा जब पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ क्या किया, आईएससी का जो सॉल्यूशन है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अजीब टाइप का है, जहाँ पर उन्होंने अननेसेसरीली बहुत सारे टेबल में कंफ्यूज कर दिया। मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अपने तरीके से एक ही टेबल में पूरा सॉल्यूशन करने का कोशिश किया, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में भी जब आप सॉल्यूशन करोगे तो एग्जाम में आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि आप आईसीआई के हिसाब से करो, क्योंकि वैसे करोगे ना तो पूरा एक डेढ़ घंटा वो एक क्वेश्चन ही ले लेगा। तो फिर आपका, आप समझ जाइए, आप फिर लायक ही नहीं रहोगे, मतलब पोजीशन में नहीं रहोगे कि आप पूरा पेपर कवर कर सको। सो हमें ज़रूरत है यहाँ पर कि हम क्या करें, शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट में हम करें। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ से आने के चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है, पर फिर भी अगर आए तो आप उसे मैनेज कर सको। तो इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन 2 कराऊंगा आपको मैं, फिर इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, एंड फिर फाइनली इलस्ट्रेशन 1 करेंगे हम। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं, इलस्ट्रेशन 2 की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, सिंपल लगेगा। आप समझ जाओगे ना क्वेश्चन तो फिर आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड एंड इंडियन एम्यूजमेंट कंपनी, यानी एक एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है, इज हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ इट्स वाटर पार्क इन इंडिया। तो इन्होंने वाटर पार्क कुछ इंडिया में सेटअप किया था, एंड उससे इन्होंने, उनको बहुत सक्सेस मिली, बहुत पैसे कमाए इन्होंने। आगे देखते हैं। द कंपनी वांट्स टू रिपीट इट्स सक्सेस इन नेपाल ऑल्सो, वेर इट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ए ग्रैंड वाटर पार्क विद वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। मतलब इंडिया में तो ये सेट हो गए, अब ये सोच रहे क्यों ना विदेशों में जाया जाए और वहाँ पर भी पैसे कमाया जाए। तो इन्होंने प्लान किया कि ये जाएंगे नेपाल, और नेपाल में भी वाटर पार्क बना, ग्रैंड वाटर पार्क बनाएंगे, और वहाँ से भी ढेरों पैसा कमाने का इनका सोच है। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा इनिशियली, पैसे कितने लगेंगे, पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे। ओवरऑल हमारा जो फंडिंग का हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, कि हमें रिटर्न चाहिए होता है जो हम फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएंगे, कंसिडरिंग रिस्क एंड ऑल। तो हम यहाँ पर चेक करके बताएंगे कि क्या ये, अगर हम नेपाल में अपना सेटअप करें तो वो हमारे लिए वाइबल होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। आगे देखते हैं। द कंपनी इज ऑल्सो एनकरेज by marketing research report on which it has just spent rupees 20 लाख, ये लैक्स नहीं, ये 20 लाख नहीं होगा मेरे ख्याल से, 20 लाख ही होगा शायद। इन्होंने 20 लाख रुपीज जस्ट स्पेंड किया। तो एक बात समझिए, आप बोलोगे कि आप जब प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करोगे तो क्या आप इसे लोगे या नहीं लोगे? मैं कहूंगा नहीं लोगे। पता है क्यों? क्योंकि ये पैसा तो अपने रिसर्च में लगा दिया। अब आगे आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट मत करो, ये पैसे तो आपके लग चुके। तो यहाँ पर अब इसको रोने का कोई फायदा नहीं, आप इसके लिए रो नहीं सकते, ये लग गए, इसको हटाओ, इसका कोई लेना देना नहीं। हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या पैसा लगेगा और क्या पैसा आएगा। पर ये तो लग चुका है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे इसे भी। आगे बढ़ते। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी नेपाली रुपी। देखिए नेपाली रुपी में आपका कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा लगेगा वो एनपीआर में लगेगा, आपका समझ में, एनपीआर में लगेगा कितना, 450 करोड़ रुपीस आपका लगने वाला है। एंड इट वुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर्स टाइम, एक साल में ये कंप्लीट होगा आपका कंस्ट्रक्शन। हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी पेड इन द बिगिनिंग एंड रेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है? इससे मुझे ये समझ में आता है कि आपका आधा पैसा जो है ना, आधा पैसा आपका लगेगा 0th ईयर पे, आधा पैसा आपका लगेगा फर्स्ट ईयर पे, है ना, क्योंकि हाफ कंस्ट्रक्शन बिगिनिंग में आप दे दोगे। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब 0th ईयर ही तो होता है, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब 0th ईयर होता है। और आपका आधा पैसा कब लगेगा? ईयर एंड पे लगेगा। तो मेरी बात समझिए ना आप ये मेरी बात समझिए कि क्या आपको जो इस रेवेन्यू जो आने लगेगा आपका ऑपरेशन से, क्या वो फर्स्ट ईयर से आएगा? मैं कहता हूँ नहीं आएगा, क्योंकि एक साल तो कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। इन्होंने कहा है ना कि एक कंस्ट्रक्शन आपका एक साल में कंप्लीट होगा, यानी फर्स्ट ईयर तक तो कंस्ट्रक्शन ही होगा, यानी रेवेन्यू आपका आएगा कब से? सेकेंड ईयर एंड से। मतलब अगर हम आज ही धंधा चालू कर देते तो हम कब दिखाते? फर्स्ट ईयर एंड में रेवेन्यू दिखाते ना, क्योंकि पूरे साल काम करेंगे तब फर्स्ट ईयर एंड में रेवेन्यू दिखाएंगे। फिर पूरे साल काम करते हैं, सेकंड ईयर में रेवेन्यू दिखाते हैं, रेवेन्यू खर्चा वगैरह जो भी आपका एनुअल जो एक्सपेंडिचर होता है, एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी होता है। पर यहाँ पर आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन ही 1 ईयर ले लेगा।
तो 1 ईयर के बाद तो आप धंधा रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट करोगे, सेकंड ईयर के बिगिनिंग से, यानी 1 ईयर तो पूरा उसी में लग जाएगा। तो आपका सेकंड ईयर एंड में, यानी हमेशा फर्स्ट ईयर एंड में हम रेवेन्यू बुक करते हैं, क्योंकि हमारा पूरे साल भर का कमाई फर्स्ट ईयर एंड में हम रेवेन्यू दिखाते हैं, पर इस बार आप सेकंड ईयर एंड में रेवेन्यू दिखाना स्टार्ट करोगे। रीजन, क्योंकि 1 साल तो आपका कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। क्लियर है? आगे तो यहां पर ये 225 करोड़ आपका जीरो ईयर फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग यानी जीरो ईयर में खर्च है, और ये आपका फर्स्ट ईयर के एंड में खर्च है। अब फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो हम सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, यानी फर्स्ट ईयर के एंड के बाद सेकेंड ईयर के बिगिनिंग से हम उस वाटर पार्क से रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद पूरे साल भर काम करेंगे सेकेंड ईयर तक, तब सेकेंड ईयर एंड में हमारा रेवेन्यू टोटल दिखाया जाएगा पूरे साल भर का, थर्ड ईयर एंड में दिखाया जाएगा, ऐसे करते करते दिखाया जाएगा। इन एडिशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी एनपीआर 65 करोड़ फ्रॉम द ईयर एंड 1। तो अब देखिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी होगा आपको 65 करोड़ का। तो आप समझिए ये 65 करोड़ का वर्किंग कैपिटल जो है ना आपका खर्चा नहीं है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसमें कोई टैक्स एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं करना होता, आपको कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खर्चा नहीं है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपका पैसा फंस रहा है, तो 65 करोड़ मान लीजिए कब फंसेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है ईयर एंड 1 में फंसेगा बोला, क्योंकि ईयर 1 साल तो कंस्ट्रक्शन करने में लग जाएगा, उसके बाद ही तो वर्किंग कैपिटल का पैसा फंसाएंगे। तो ईयर एंड 1 में आपका 65 करोड़ रुपीस का वर्किंग कैपिटल का पैसा फंसेगा, पर इस पर कोई आपको टैक्स सेविंग वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नहीं है। जब आपका धंधा बंद हो जाएगा ना, जब आप बिजनेस को क्लोज करोगे, तब ये पैसा आपका आ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग पैसे खा जाते हैं, डेटर्स वगैरह लोग पैसे खा जाते हैं, स्टॉक वगैरह ये समय तो वर्किंग कैपिटल फंसता है, तो वहां पर उतने नहीं मिलते जितने मिलना होता है। पर हमेशा फॉर योर एग्जाम पर्पस हम यहाँ पर सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम ये एज्यूम करेंगे कि सारा पैसा आपका आ जाएगा, मतलब जो भी आपको डेटर्स वगैरह से पैसा मिलना होगा सब आपको मिल जाएगा, ये एज्यूम किया जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए 65 करोड़ जो है, 65 करोड़ रुपीस आपका वर्किंग कैपिटल, डेट मींस फर्स्ट ईयर के एंड में आपका लगने वाला है, और जब एंड में आप बिजनेस को क्लोज करोगे तब आपका वापस से आ जाएगा ये पैसा। आगे द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स आफ्टर 4 ईयर ऑफ ऑपरेशन, देखिए बता दिया इन्होंने हमें बता दिया कि आप ऑपरेशन 4 ईयर करोगे, यानी बिजनेस धंधा 4 साल चलने वाला है। तो डेट मींस व्हाट, फर्स्ट ईयर एंड तक तो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, सेकंड ईयर एंड में पहले साल कंप्लीट होगा ऑपरेशन का, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद ही तो धंधा चालू होगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद धंधा 4 साल तक चलेगा, यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। हमें समझ में आ गया, यानी फिफ्थ ईयर के एंड में धंधा बंद हो रहा है, तो फिफ्थ ईयर के एंड में क्या हमारा ये 65 करोड़ रिकवर हो जाएगा। यस, फिफ्थ ईयर के एंड में हमारा ये 65 करोड़ रिकवर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, अंडर द फॉरेन कैपिटल एनकरेजमेंट पॉलिसी ऑफ नेपाल, कंपनी इज अलाउड टू क्लेम 20% डेप्रिसिएशन अलाउंस पर ईयर on reducing balance method subject to maximum capital limit of INPR 200 crore. The company can raise a loan. कंपनी लोन ले सकता है नेपाल में 9% में लोन लिया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन आपको 20% ही मिलेगा। देखिए मेरी बात समझिए, जो हमारा सालाना खर्चा होता है वो सालाना खर्चा तो हम रेवेन्यू के साथ एडजस्ट कर देते हैं। मतलब मान लीजिए सालाना मैंने रेवेन्यू अर्न किया 10 करोड़ रुपीस, और मैंने खर्चा किया अलग अलग, आपका एक्सपेंडिचर किया, सैलरी वगैरह अलग अलग खर्चा, मेरा वेरिएबल एक्सपेंडिचर हुआ, फिक्स एक्सपेंसेस पर रहना हुआ, ये सारे खर्चे भी हम एडजस्ट करके टैक्स देते हैं। मतलब क्या होता है, जो रेवेन्यू होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स एक्सपेंसेस होता है, और जो आपका एक्सपेंडिचर होता है उस पर आपका टैक्स सेविंग होता है। एग्रीड? यस एग्रीड। लेकिन एक और बात यहां पर है कि जो मैंने कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया है, क्या ये मेरा खर्चा नहीं है? यस, ये भी तो मेरा खर्चा है। जो मैं कंस्ट्रक्शन का 450 करोड़ रुपीस का खर्चा कर रहा हूं, क्या ये 450 करोड़ में मुझे टैक्स सेविंग नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली मिलना चाहिए, क्योंकि हम सारे कमाई पे हम टैक्स देते हैं, सारे खर्चे पे हमें टैक्स सेविंग मिलता है। लेकिन यहां पर मुद्दा क्या पता है, हमें जो कंस्ट्रक्शन का हम खर्चा करते हैं उस पर हमें एक साथ इकट्ठा डेप्रिसिएशन, एक साथ इकट्ठा में टैक्स सेविंग नहीं मिलता है, हमें उस पर तोड़ तोड़ के टैक्स सेविंग मिलता है, और उसी तोड़ तोड़ के टैक्स सेविंग को लेने को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि हम खर्चा को इकट्ठा नहीं दिखा रहे, हम खर्चे को तोड़ तोड़ के दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि आप खर्चे को तोड़ तोड़ के दिखा रहे हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का खर्चा हुआ, तो स्टेशनरी मेरा 1 साल में कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं सीधा स्टेशनरी का खर्चा को उसी साल पूरा दिखा दूंगा। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदा, वो मशीन मैंने 2 साल चलाना है, तो उस खर्चे को 2 साल में तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। 50% डेप्रिसिएशन के हिसाब से, तो उस खर्चे पे हमें टैक्स सेविंग मिलता है। अब मुद्दा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम जो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि पहले ओल्ड में हुआ करता था, अभी आपके लिए नहीं है, ये वैसा ही है। यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है पता है, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें ये फील करना होता है, आज हमने कितना पैसा लगाया कैश, आज हमने कितना पैसा लगाया है, और फ्यूचर में भी हम कितना पैसा लगाने वाले हैं।
और हमें पैसा कितना मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। तो क्या होगा, कैश कितना जाएगा, कैश कितना आएगा। आज मान लीजिए मैं आपको कहूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप पे मैंने 50 लाख रुपीस आज लगा दिया आपका भविष्य को उज्जवल देखते हुए। तो मैं ये देखूंगा कि अगर आप पे मैंने आज 50 लाख रुपीस लगाया तो कल मुझे कितना मिलेगा। ऑब्वियसली 50 लाख प्लस रिटर्न भी तो मिलना चाहिए रिस्क के साथ साथ। तो यहाँ पर कैश से ही सिर्फ मतलब है, हमें नॉन कैश से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है। तो मेरी बात समझिए, क्या जीरो ईयर और फर्स्ट ईयर में हमने 225 करोड़ और 225 करोड़ कैश दिया? यस, हमने कैश दे दिया। क्या वर्किंग कैपिटल 65 करोड़ हमने कैश लगा दिया इस बिजनेस पे, फंसा दिया हमने, अब वो फ्री नहीं रहा, बिजनेस पे फंसा दिया हमने। अब मेरी बात समझिए, अब हम जो भी क्या करेंगे, हम जब टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या हमें देना पड़ता है कैश में? यस, हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को हम टैक्स कम देंगे अगर हमें डेप्रिसिएशन के नाम पे टैक्स सेविंग मिल जाएगा। तो यहां पर यही होगा, आपका जो 450 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का खर्चा लगा है ना, आप इस पे फ्यूचर पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो डेप्रिसिएशन को आपको देने नहीं आ रहा। समझ में आया? डेप्रिसिएशन से आपका कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है, डेप्रिसिएशन से जो टैक्स सेविंग होता है ना वो आपका कैश इनफ्लो के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे नेट पे टैक्स लेगा। इसलिए कभी भी डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करता है। डेप्रिसिएशन तो जस्ट नॉर्मल है, मशीन का वैल्यू को गिराएगा, पीएल को गिराएगा, उससे कैश का लेना देना नहीं है। इसलिए कभी भी हम प्रोजेक्ट का वायबिलिटी देखते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते। हाँ, उस डेप्रिसिएशन होने की वजह से आपको टैक्स सेविंग मिलता है। गवर्नमेंट को आप बोलोगे देखिए हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा, पर ये खर्चा किसी को आपने पेमेंट नहीं किया, पर गवर्नमेंट फिर भी आपको टैक्स सेविंग देगा, क्योंकि आपने खर्चा तो पहले कर दिया है ना। तो यहां पर क्वेश्चन ही क्या कहा कि आपने भले ही 450 करोड़ का खर्चा किया है, आपने भले ही 450 करोड़ का खर्चा किया है, पर आपको मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा ना वो 200 करोड़ पे ही मिलेगा आपको, यानी उससे ज्यादा पे नहीं मिलेगा आपको। 200 करोड़ पे ही डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा। तो आप बोलोगे सर बाकी 250 करोड़ का क्या हुआ? भूल जाओ, उपाय नहीं है। अब उनका पॉलिसी है नेपाल में 450 करोड़ अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर वो 200 करोड़ का डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग देगा। और वो भी कैसे देंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे देंगे, 20% एवरी ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो मतलब मैं 450 करोड़ पे डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग नहीं ले सकता? यस, मैं नहीं ले सकता। मैं किस पे ले सकता हूं? मैं 200 करोड़ पे ही डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग ले सकता हूं। कैसे लूंगा? एवरी ईयर 20% होगा। तो पहले साल क्या होगा? 200 का 20% कितना हुआ? 40। तो क्या ये 40 मेरा कैश इनफ्लो है? नहीं नहीं, ये 40 तो मेरा डेप्रिसिएशन है, मैं खर्चा इतना दिखाऊंगा। इस 40, ये 40 मेरा डेप्रिसिएशन जो कि कैश नहीं आना जाना हो रहा है, इस पे आपको ये समझना है। ये 40 मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मुझे दे, नहीं 40 तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब ये 40 पे मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर पाऊंगा टैक्स सेविंग। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा आपने कहा था कि आप 200 में 20% का टैक्स सेविंग का क्लेम दोगे। आप तो 200 का 20% कितना होता है? 40 होता है। तो 40 गवर्नमेंट हमें नहीं देगा, गवर्नमेंट हमें 40 पे टैक्स सेविंग देगा। तो टैक्स रेट की हम एक बार नीचे देख लेते हैं, मिल जाएगा क्या पता हमें। टैक्स रेट नेपाल की बात करेंगे। नेपाल का टैक्स रेट 20 है, इंडिया का 30, तो 20 की बात करेंगे। तो आप बताइए 200 करोड़ का 20% यानी 40 करोड़ का डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग कितना होगा? 40 का 20% टैक्स सेविंग होगा, क्योंकि 20% टैक्स रेट है, यानी ₹8 एनपीआर 8 करोड़ का क्या टैक्स सेविंग होगा? यस, हमारा टैक्स सेविंग होगा। कब होगा ये टैक्स सेविंग? क्या फर्स्ट ईयर में होगा? नहीं नहीं, जब आप धंधा करोगे तभी तो खर्चा दिखाओगे, तभी तो उससे सेट ऑफ होगा। तो आप समझिए यहाँ पर आपका धंधा शुरू हो रहा है फर्स्ट ईयर की बिगनिंग से। हमेशा धंधा जनरली अदर क्वेश्चंस में जीरो ईयर से धंधा शुरू होता है, फर्स्ट ईयर के एंड में हम क्लेम लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में तो हम पूरा हिसाब दिखाते हैं, रेवेन्यू ये हुआ वो हुआ, खर्चा हुआ, इनकम हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलता है। तो वैसे आपको डेप्रिसिएशन पैसा नहीं देता, वो तो एडजस्ट करते हैं ना रेवेन्यू के साथ। तो अल्टीमेटली पहला डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग आपको कब मिलेगा? जब पहला पहला रेवेन्यू आएगा। कब आएगा? सेकंड ईयर के बिगिनिंग से तुम धंधा चालू कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड तक तो कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। तो सेकंड ईयर के एंड में आपका रेवेन्यू वगैरह आएगा, सेकंड ईयर के एंड से ही आपको डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग मिलने लगेगा। तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन कब बुक करो, मैं मतलब नहीं है। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का वायबिलिटी देखेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे रियल में हमारे पास डेप्रिसिएशन से टैक्स सेविंग कब आएगा, और वो हमें गवर्नमेंट कब देगा? जब हमारा ऑपरेशन होगा, धंधा हमारा सेकंड ईयर के बिगिनिंग से चालू होगा, सेकंड ईयर के एंड में वो हमें देने वाला है। डेट मीन्स कितना देगा वो हमें? 20% वो हमें देगा, यानी 8 करोड़ हमें वो सेकंड ईयर के बिगिनिंग, सेकंड ईयर के एंड में देगा पहली बार। फिर आगे जाके वो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग कब देगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 200 का 20% तो हटाया था 160 पे, 20% 160 पे 20% डेप्रिसिएशन 32 होता है, 32 पे फिर वो 20% का टैक्स सेविंग देगा हमें। तो ऐसे करते करते हमें इसका टैक्स सेविंग मिलेगा। फिर आगे यहाँ पर एक लाइन है, ये भी पढ़ा देता हूँ, अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स आफ्टर 4 ईयर ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी एनपीआर 250 करोड़। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो रियलाइज हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा? फिक्स एसेट से 250 करोड़। अब आपको और क्लियर हो गया, मैं बताऊं कैसे क्लियर हो गया। देखिए गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा था? 200 करोड़ पे डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग देगा। उन्होंने ये कहा, पता है क्यों कहा?
क्योंकि 450 करोड़ आपने खर्चा किया है, एंड में आपको 250 करोड़ मिल जाएगा ना सैलवेज के नाम पे। तो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता, तो सुनिए मेरी बात, हम तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब हम यूज करते हैं तो हम कॉस्ट में सैलवेज माइनस करके हम कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। अगर स्ट्रेट लाइन होता तब तो हम कहते हैं चलो ठीक है 5 करोड़ एसेट का लगा, 1 करोड़ सैलवेज आएगा तो 4 करोड़ में स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन करेंगे। पर जब बात डब्ल्यूडीवी की आती है ना, तब अगर सैलवेज होता भी तो भी हम क्या करते हैं, हमेशा 5 करोड़ से ही डेप्रिशिएट करते हैं। सैलवेज जो है हम पूरा ग्रॉस में ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में चला के कह दिया पर कि आपका गवर्नमेंट कह ही रहा है 200 करोड़ का कैपिटल लिमिट है, यानी आपको मिल रहा है, अच्छी बात है 250 करोड़ सैलवेज, पर नहीं भी मिलता तो गवर्नमेंट ने तो कैप लगा दिया पर 200 करोड़ पे ही वो आपको क्या देगा, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग देगा। इसलिए इस वर्ड का मतलब थोड़ा अलग है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, एक बार विजुअलाइज करते, नीचे है लिखा हुआ सारा चार्ट में, एक बार आप विजुअलाइज कीजिए। 0th ईयर है, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, ऐसे करके अलग अलग कॉलम्स है जैसे हम बनाते हैं। तो मुझे बताइए 450 करोड़ कहाँ कहाँ आएगा, हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिगिनिंग में और बाकी एंड ईयर एंड में, यानी फर्स्ट ईयर एंड में। यानी 0th ईयर में 225 का खर्च है, फर्स्ट ईयर में 225 का खर्चा है। चलिए समझ में, 65 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है ये आपको फर्स्ट ईयर के एंड में देना पड़ेगा। तो क्या 65 करोड़ फर्स्ट ईयर के एंड में लगेगा? यस, फर्स्ट ईयर के एंड में आउटफ्लो है, पर 5th ईयर क्योंकि 4 साल ऑपरेशन चलेगा, 5th ईयर के एंड में आपका 65 करोड़ आ जाना चाहिए। पर यहाँ पर हल्का सा कुछ इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट है, मैं बाद में बताऊंगा। पर एक बार आप ये समझिए, अदरवाइज फील कीजिए फर्स्ट ईयर में हम 65 करोड़ फंसाएंगे, 5th ईयर में हमें 65 करोड़ मिल जाएगा यहाँ पर, ये भी हमें समझ में है। फिर अगर हम आगे बात करें किसकी बात करें, यहाँ पर ये जो 250 करोड़ इन्होंने लिख दिया, देखिए ना, इन्होंने ये लिख दिया द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। इन्होंने कह दिया कि आफ्टर टैक्स है, यानी जो भी कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस जो भी होना है, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आपको 250 करोड़ में आप घर लेके, मतलब जो भी घर लेके जाओगे ना अल्टीमेटली सैलवेज कबाड़ी से, वो अल्टीमेटली आपको 250 करोड़ मिलेगा, सब टैक्स वगैरह सब हटाने के बाद आप 250 करोड़ घर पे लेके जा सकते हो। तो ये 250 करोड़ कब आप घर पे ले जाओगे, जब ऑपरेशन बंद होगा, कब होगा, 5th ईयर के एंड में, क्योंकि 2nd ईयर से धंधा चालू होगा, 5th ईयर तक चलेगा। 5th ईयर के एंड में 250 करोड़ क्या दिखना चाहिए, यस 250 करोड़ 5th ईयर के एंड में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और ये जो आपका 450 करोड़ का आपका जो खर्चा हुआ कंस्ट्रक्शन 200 करोड़ के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग मिलेगा। ये हमें पता चला कब मिलेगा, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का हम पूरा आंसर देखेंगे। ये हमने जो समझा है इसी का हम यहाँ पर मैं आपको बताते जाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो 0th ईयर पे, 0th ईयर पे क्या 225 करोड़ दिखाया मैंने कंस्ट्रक्शन का, फर्स्ट ईयर पे भी 225 मैंने कंस्ट्रक्शन का दिखाया। अब मैंने कहा ये जो खर्चा हुआ है, ये खर्चे पे आपको डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग मिलना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने कहा कि वो 200 पे ही डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग देगा। तो आप देखिए 200 पे पहले साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, ये डेप्रिसिएशन लिखा मैंने, पर ये आपका वर्किंग में नहीं आएगा, मतलब इसलिए मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं है। तो मैंने एक बार लिखा डेप्रिसिएशन 200 पे 20% फर्स्ट ईयर 40 होते हैं, तो 40 पे आपको 20% का टैक्स सेविंग मिलेगा, क्योंकि टैक्स रेट 20% है। यहाँ पर मजे की बात है कि डेप्रिसिएशन का रेट भी 20%, टैक्स रेट भी 20% है। मजे की बात नहीं, खराब बात है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर दोनों 20% है। तो उम्मीद है समझ में आपको यहाँ पर, यस आपको समझ में। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, रिड्यूसिंग के हिसाब से 160 पे 20% का डेप्रिसिएशन ये होगा, क्योंकि 200 पे 40 हटा तो 160 पे डेप्रिसिएशन ये होगा, और इस पे आपको 20% का टैक्स सेविंग मिलेगा, 32 पे 20% का टैक्स सेविंग मिलेगा आपको। तो ये सारे क्या होंगे, डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इनफ्लो हो गए आपके, क्योंकि टैक्स सेविंग मिलने वाला आपको। हम अलग अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे नेक्स्ट आपका जो 32 पे आप 6.4 माइनस करोगे, जो आपका सॉरी 32 पे जो आपका रिमेनिंग रहेगा, 32 नहीं, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 200 था, 200 पे 20% हटाया 160, 160 पे 20% 32 होता है, हटाया तो 160 पे 20% अगर आप हटा दोगे तो 128 आता है, और 128 का फिर 20% डेप्रिसिएशन, उस पर टैक्स सेविंग, फिर इसको माइनस करेंगे तो उसका 20%, तो ये डेप्रिसिएशन है। तो क्या हर साल आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, ये सब हर साल डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब उसी पे ये सारे क्या हो गए, टैक्स सेविंग आपको मिल गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें थोड़ा सा तो समराइज करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, अदरवाइज हम एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। हाँ, समझने में टाइम दे रहा हूं मैं आपको, समझाने में टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बाकी अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्किंग कैपिटल जो आपका है वो कितने का, 65 है। मैंने आपको अभी तक ये नहीं समझाया, ये इन्फ्लेशन नहीं समझाया। आप ये समझिए यहाँ 65 होगा, और अगर कोई इन्फ्लेशन वाली बात नहीं होती तो यहाँ पर 65 आ जाता, मतलब यहाँ 65 जाता और एंड में आपका 65 आता, है ना, क्योंकि ये खर्चा नहीं वर्किंग कैपिटल, इसलिए इसमें टैक्स की भी कोई बात नहीं होगी। बाकी एक बार आप इसे इग्नोर कीजिए, फिगर को एक बार इग्नोर कीजिए आप। चलिए अब रियलाइजेबल वैल्यू जो हमने कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया ना, तो हमने कहा है ना कि हम 250 करोड़ आफ्टर टैक्स घर पे लेके जा सकते हैं, तो ये सारी बातें बताई हुई थी। तो यहाँ पर जो जो बातें बताई हुई थी ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है,
ये वाला पैराग्राफ पूरा हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया और इसको हमने क्या किया, प्रेजेंट भी कर दिया अपने टेबल में अच्छी तरीके से, हूबहू कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर ये 250 करोड़ बस आप ध्यान में रखना, ये आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू है। ये क्या, आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू जो आपको मिलेगा कब, 5th ईयर के एंड में आपको मिलेगा, यानी आफ्टर 4 ईयर ऑफ ऑपरेशन 5th ईयर में आपको मिलने वाला है। तो क्या आपने ये सारा चीज समझ लिया? यस, आपने ये सारा चीज समझ लिया, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बस ये वाला एक बार मैं यहाँ पर इसे सर्कल करता हूँ क्योंकि ये होल्ड पे रहेगा। ये वाला मैंने आपको एक बार इन्फ्लेशन बताया नहीं, एक बार मैंने आपको, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपके नज़र में यहाँ -65 होता और यहाँ 65 होता, ये आपके नज़र में। चलिए एक बार मैं इसे हटा दूँ, यस मैं इसे हटा सकता हूँ। तो चलिए, क्या हमने फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से समझा? यस, हमने अच्छे से समझा। कहाँ देखिए, ये टेबल जब आप बनाओगे ना, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगा डालने में कहाँ पर क्या आएगा। मतलब ये आपका विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर करता है, मतलब मुझे तो बहुत क्लियर करता है, आपको भी डेफिनेटली करेगा, और ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो फिर अब हम क्या नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करने की पोजीशन में आ गए, मुझे तो लगता है यस हम आगे बढ़ते हैं। द वाटर पार्क विल हैव ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 विजिटर्स पर डे। तो जो वाटर पार्क होगा उसमें 20,000 विजिटर्स पर डे मैक्सिमम आ सकते हैं, मतलब जो हम टिकट बेचेंगे डेली 20,000 टिकट से हम डेली बेचेंगे। तो क्या जरूरी होना है कि 20,000 ही आएंगे, है ना? तो जितने आएंगे उसी से तो पैसा मिलेगा। On an average, it is expected to achieve 70% capacity for the first operational 4 years. तो 4 साल ही तो धंधा करोगे, तो 4 साल धंधा जब आप करोगे तो बोला कि 70% आएगा। तो ये 70% क्या कह रहे हैं, एवरेज, मतलब ऐसा हो सकता है कभी 90% कैपेसिटी होगा, कभी 100% कैपेसिटी भी होगा फेस्टिवल सीजन वगैरह में, कभी 80% कैपेसिटी होगा, कभी 60% होगा, कभी 40% होगा, तो ऐसा अलग अलग हो सकता है। तो इन्होंने एवरेज हमें बता दिया कि 70% कैपेसिटी होगा डेली बेसिस पे। तो क्या आप बता सकते हो 20,000 अगर विजिटर्स पर डे एक्सपेक्ट करें जिसमें 70% हमें लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 14,000 हमारा एवरेज में विजिटर्स डेली आएंगे, 14,000। द एंट्री टिकट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹220 पर पर्सन। तो देखिए ना, एंट्री का टिकट आपका जो लिया जाएगा वो ₹220 पर पर्सन लिया जाएगा, एंट्री टिकट। आगे, इन एडिशन टू एंट्री टिकट्स रेवेन्यू, द कंपनी कुड अर्न रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड फैंसी गिफ्ट आइटम्स। तो आपने तो देखा ही होगा, पार्क वगैरह में जाते हैं तो फूड एंड बेवरेज, जैसे मूवी हॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो बाकी सारे सामान भी बेचते हैं, वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। तो वैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पार्क में फूड एंड बेवरेजेस रखा जाएगा, फैंसी गिफ्ट आइटम्स को रखा जाएगा, ऊंचे ऊंचे दामों में लोगों को लूटा जाएगा, तो लोगों को लूटने पर भी कमाई होगी। द एवरेज सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी NPR 150 पर विजिटर फॉर फूड एंड बेवरेजेस एंड NPR 50 पर विजिटर फॉर फैंसी गिफ्ट आइटम्स। तो देखिए कि सारे विजिटर तो खरीदेंगे नहीं, कुछ खरीदेंगे कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ 1,000 रुपये का भी खरीदेंगे, कुछ 50 रुपये का भी खरीदेंगे। तो इन्होंने कहा कि चले ठीक है, पर विजिटर हम एवरेज निकालते हैं, जहां पर हम सब कुछ कंसिडर करते हुए इन्होंने बता दिया पर विजिटर एक्सपेक्टेशन है कि जो फूड एंड बेवरेजेस खाने पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो 150 रुपीज़ फूड एंड बेवरेजेस पे कमाई होगा इनका, और फैंसी गिफ्ट आइटम्स पे 50 रुपीज पर विजिटर इनका कमाई होगा। लेकिन आगे आप देखिए, सेल्स मार्जिन ऑन फूड एंड बेवरेज एंड फैंसी गिफ्ट आइटम इज 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। द पार्क वुड ओपन फॉर 360 डेज ए ईयर। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर आप देखिए, जो हम टिकट लेंगे 220 रुपीज पर पर्सन का, इसका कोई खर्चा नहीं है हमारा, टिकट जो हम लेंगे। हाँ, आगे ऑपरेशनल खर्चा जो है, वेरिएबल खर्चा नहीं है, मतलब जैसे खाने पे खर्चा होगा तो खाने पे वेरिएबल खर्चा भी तो होगा। अरे खाना बनाएंगे भी तो, डेली का खाना लगेगा तो डेली का खाना बनेगा भी तो वेरिएबल खर्चा है वहां पर। हाँ, आप कह सकते हो कि जो वाटर पार्क है उसका मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा तो होगा, बाद में देखेंगे, पर क्या इसमें कोई वेरिएबल होगा? ऐसे वेरिएबल नहीं होगा, है ना। हम तोड़े ना कहीं से टिकट होता है, आप बोलोगे सर टिकट को छापना है, उसे नजरअंदाज कीजिए, वेरिएबल खर्चा आपका नहीं है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर बाकी अगर हम बात करें फूड का, तो फूड में 150 रुपीज मिलेगा, तो फूड बनाने का भी तो खर्चा है, और क्या पता हम किसी होटल से मंगा के बेचेंगे, 120 रुपीज में मंगाएंगे 150 में बेचेंगे, क्या पता ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने हमें कह दिया कि जो 150 रुपीज आप फूड एंड बेवरेजेस का चार्ज करोगे, इस पर आपका 20% मार्जिन रहेगा। तो मतलब आपकी कमाई कितनी होगी, 150 का 20% ही तो आपकी कमाई होगी, यानी 30 रुपीज की आपकी कमाई होगी। यस, मतलब 120 को भूल जाओ, 120 खर्चे है आपका वेरिएबल, 30 रुपीज ही आपका कमाई होने वाला है यहाँ पर। तो डेट मीन्स व्हाट, टिकट से हमारा 220 रुपीज आएगा और फूड एंड बेवरेजेस से हमारा 30 रुपीज आएगा। और आगे अगर हम देखें कि इन्होंने कहा कि जो NPR पर विजिटर 50 रुपीज आपको मिलेगा फैंसी गिफ्ट आइटम्स बेचने पर, इस पे मार्जिन 50% है। क्या बात, तो 50 पे 50% कितना होता है, 25 होता है। तो डेट मीन्स 25 रुपीज आप फैंसी गिफ्ट आइटम से भी कमाओगे, अच्छी बात है। तो 220 रुपीज हम कमाएंगे किससे, टिकट्स बेचने पर। 30 रुपीज हम कमाएंगे किससे,
आपके फूड आइटम्स से मार्जिन हमारा आएगा, और 25 रुपीज़ ये सारे नेट हमारी कमाई है। 220, 30, 25, तो ये कमाई हमारी कितनी होगी पर विजिटर की बात करो हम, ये पर विजिटर हमारी कमाई है 220 प्लस 30 प्लस 25, यानी 275 हमारी पर विजिटर कमाई है। तो पर विजिटर हम 275 कमाएंगे, पर विजिटर हम 275 कमाएंगे, और एक दिन में पर डे में कितने विजिटर आएंगे, एक दिन में 14,000 विजिटर आएंगे, है ना, एक दिन में 40,000 विजिटर आएंगे। और पूरे साल भर में कितने दिन काम करेगा, पूरे साल भर में कितने दिन काम होगा, यहां पर लिखा हुआ था कहीं पर, मैंने पढ़ा तो था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एडिशन टू एंट्री टिकट्स, हाँ ये रहा, 360 डेज, पूरे साल भर में 360 डेज पार्क ओपन रहेगा। तो डेट मीन्स देखिए 275 एक विजिटर से हम टिकट का, फूड का और फैंसी गिफ्ट आइटम्स का मिला के इतना पैसा कमाएंगे नेट पे, और दिन के 14,000 विजिटर रहेंगे, हम तो सालाना बताएंगे हिसाब। तो एक साल में कितने दिन ऐसा होगा, 360 डेज ऐसा होगा। तो क्या हम एक साल का रेवेन्यू इतना नहीं बता सकते, एक साल का बता रहा हूं, क्योंकि एक दिन का पहले निकाला इंटू 360 क्या, तो एक साल का, तो हमारा एक साल का रेवेन्यू क्या हमने अभी यहां पर निकाल लिया, यस मैंने यहां पर निकाल लिया, कितना आ रहा है 275 इंटू 14,000 इंटू 360, कितना आ रहा, अरे बाप रे 1386000000, इन्होंने तो तोड़ डाला, वापस से कर लेता हूं, 275 इंटू 14,000 इंटू 360, हाँ 1386 000000, इतनी सारी जीरो, 6 जीरो यहाँ पर, तो इतना हमारा रेवेन्यू आएगा। तो आप ये समझिए रेवेन्यू में हमें टैक्स देना पड़ेगा और कॉस्ट में हमें टैक्स सेविंग मिलेगा। तो हम चाहते तो अलग अलग भी कर सकेंगे, हम इस पे टैक्स दिखा देंगे कि हमने टैक्स दिया है ना, तो इस पे 20% हम टैक्स दे देंगे हमारे रेवेन्यू पे, और जो आगे खर्चा होगा खर्चे भी नेट ऑफ टैक्स कर सकते हैं। चलिए हम चाहे तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो नेट रेवेन्यू होगा उस पर टैक्स दे दो, या रेवेन्यू पे अलग से टैक्स एक्सपेंस दिखा दो, कॉस्ट पे अलग से टैक्स सेविंग दिखा दो, ऐसे भी चलेगा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन भी ऐसे भी अलग से उस पर टैक्स सेविंग हमने दिखाया। तो अलग अलग तरीका सारा सही है, बस आपका आंसर अच्छा आना चाहिए। तो क्या हमने ये पैराग्राफ भी अच्छे से पढ़ लिया, यस हमने ये पैराग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लिया। तो क्या अब हमें चार्ट पे जाना चाहिए, यस सर हमें चार्ट पे जाना चाहिए। तो अब देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, आप यहां पर आप देख सकते हो, चलिए हमने यहां पर किस तरीके से प्रेजेंट किया ये भी मैं देख लेता हूं। ये हमने रेवेन्यू दिखाया, स्टाफिंग कॉस्ट दिखाया, एंड टैक्स एक्सपेंसेस हमने दिखाया यहाँ पर। चलो ठीक है, 152 हमारा 1386 आया था ना, तो ये कैसे आया, चलिए ठीक है, 50 नंबर ऑफ विजिटर्स 504, इतने आ गए क्या, फिर से सब कितने थे वापस से देख लेता हूँ, रुक जाइए, 14,000 विजिटर्स थे ना, इंटू 360, हाँ 504, ये तो हमने सही लिखा, 14,000 विजिटर्स है, ये आपका इतना आएगा। और नंबर ऑफ विजिटर्स, रेवेन्यू फ्रॉम टिकट्स, फूड, बेवरेजेस हमने 303.1875 हमने दिखा दिया, ये हमारे इतना रेवेन्यू आ रहा है। और टैक्स एक्सपेंसेस भी हमने इस पे अलग से दिखा दिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर एक मुद्दा क्या आ गया, हाँ ये एकदम सही है, हमने जो निकाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आया सारा चीज। यहाँ पर मुद्दा आएगा इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर मुद्दा आएगा सिर्फ इन्फ्लेशन का। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ तक क्या हमने ये पैराग्राफ पूरा समझ लिया कि हमारा वर्किंग सारा चीज सही है, पूरा परफेक्ट है हमारा वर्किंग, क्योंकि अभी तक तो हमने इन्फ्लेशन की बात ही नहीं की है, अभी तक तो हमारा पूरा परफेक्ट। एक बार उस टेबल को फिर से एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, वर्किंग रफ में करना है साइड में, और फिर टेबल में हमें सिर्फ नॉर्मल डेटा डालेंगे, ताकि हमारा टेबल भी अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए। तो चलिए एक बार हम ये वाला कॉस्ट, स्टाफिंग कॉस्ट वगैरह सब हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस का खर्चा होगा आपका, है ना, ये सारा चीज़ होगा। अब आगे यहाँ पर है ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको हाईलाइट करिए, इसको बॉक्स बना दीजिए, आपके लिए सही रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसने ये पूरे क्वेश्चन की परिभाषा को ही बदल देगा आपका। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या होना है एग्जैक्टली, ऑल कॉस्ट एंड रिसिट्स एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आप हटा दीजिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो हमने 225 लिया ही था। एसेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए, एसेट रियलाइजेबल वैल्यू जो 250 बताया हमने लिया था। एंड अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, ये रहा, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के मेंशन अबोव आर एट करेंट प्राइसेस, यानी 0.0 ईयर का प्राइसेस है ये, विच आर एक्सपेक्टेड
इंक्रीज बाई 5% पर ईयर, यानी इन्फ्लेशन के नाम पे ये इंक्रीज होगा एवरी ईयर। मतलब सारी जो प्राइस है जीरो ईयर के, तो डेट मीन्स व्हाट, ये जो 1386 हमने निकाला, ये जो 1386000000 निकाला, हमने करंट सिचुएशन को देखते हुए निकाला। करंट सिचुएशन के हिसाब से हम 220 चार्ज करेंगे, करंट सिचुएशन के हिसाब से हमारा मार्जिन वगैरह 30-25 होगा। लेकिन इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज होती है। आज अगर एक टिकट का प्राइस हम सोच रहे 220 लेंगे, तो कल थोड़ी ना उतना लेंगे, कल इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन आएगा तो दाम बढ़ेंगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि आज के बेसिस में तो 220 टिकट का लिया जाना चाहिए, आज के बेसिस में हमारा मार्जिन 30 होगा, आज के बेसिस में हमारा 25 हमारा मार्जिन होगा इन केस ऑफ फैंसी आइटम्स। पर धीरे धीरे क्या होगा, दाम बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, तो परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा, तो हमें ज्यादा प्राइस लेना पड़ेगा, तो यहां पर 5% का इन्फ्लेशन आएगा। तो बताइए यहां पर ये जो वैल्यू हमने निकाला 13860000, ये जीरो ईयर का है, हमें कब का चाहिए, हमें फर्स्ट ईयर का चाहिए। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, पता है क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ऑपरेशन होगा ही नहीं, सेकंड ईयर से ऑपरेशन चालू हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये 4 साल में ऑपरेशन चालू हो रहा है आपका, है ना। हाँ, 5 साल हमने लिया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए 1386000000, ये मैंने कैलकुलेटर में डाला, क्या डाला, 1386000000 मैंने कैलकुलेटर में डाला। अब इस पे 5% इन्फ्लेशन होगा, फर्स्ट ईयर का 5% लगा दिया, तो क्या फर्स्ट ईयर में 5% लगाया मैंने, प्लस कर दिया, क्या फर्स्ट ईयर में कुछ होना है, फर्स्ट ईयर में तो कोई रेवेन्यू आना नहीं है, सेकंड ईयर से आना है आपका, तो फिर से मैं प्लस 5% कर देता हूँ इस पे, मैंने कर दिया, तो ये आ गया 15280650000, 15280 यानी 15280 समथिंग आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैंने वही लिखा 152806 जो आया हमारा, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो यहाँ पर जो हमने निकाला ना 13860000, अब यहाँ पर एक बार लिख दीजिए साइड में, यहाँ पर 13860000, ये हमारा यहाँ का वैल्यू है। अब यहाँ का वैल्यू जो है, यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी नहीं कहोगे, यहाँ का कहोगे, ये जीरो ईयर का कहोगे, मतलब यहाँ का वैल्यू है ये जीरो ईयर के हिसाब से, जीरो ईयर के हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाला, जीरो ईयर के हिसाब से हमने ये वाला वैल्यू निकाला। पर जीरो ईयर में थोड़ी ना हमारा ऑपरेशन शुरू हो रहा है, हमारा ऑपरेशन शुरू होगा कब, हमारा ऑपरेशन शुरू होगा सेकंड ईयर से, सेकंड ईयर से। तो हम क्या करेंगे, इसी पे ही इन्फ्लेशन लगाएंगे, +5% इन्फ्लेशन लगाते जाएंगे, है ना। तो आप वापस से देखिए, वापस से मेरे साथ 1386000000, ये हमने कैसे निकाला, मैंने कहा 275 रुपीज आप पर विजिटर कमाई करोगे, एवरेज 14,000 विजिटर आएंगे डेली 360 डेज तक, तो 275 इंटू 14,000 इंटू 360 करके ये हमने निकाला। अब इस पे हम क्या करें, इन्फ्लेशन की वजह से आगे दाम बढ़ेंगे, तो हमने कहा कि फर्स्ट ईयर में हमारा कलेक्शन ये नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा 5% का। तो मैंने इसी फिगर पे +5% किया, फिर +5% किया, तो मेरा आया 15280650000। पर ये मैंने लिखा 152.806, पता है क्यों, क्योंकि ये सारे फिगर्स आपके करोड़ में, ये सारे फिगर्स आपके करोड़ में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं कैलकुलेटर में 15280650000 को डिवाइडेड बाय मैं 1 करोड़ कर दूं, यानी डिवाइड बाय 100 लैक्स कर दो, तो मेरा आ रहा है 152.8065 आ रहा है। तो डेट मीन्स क्या, मेरा ये फिगर सही आया, यस मेरा फिगर सही है। मतलब देखिए ना, एक बार अपने पैराग्राफ में मेहनत कर ली, फिर तो आप सीधा बैठाएंगे, फिर आप क्या करोगे पता है, इसी 152.806 पे +5% कर देना, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 160.4467 आ गया, 160.4467 जो भी आएगा ये आपका आ गया, फिर इस पे फिर से 5% जोड़ दो तो ये वाला आ जाएगा, फिर इस पे 5% जोड़ दो ये वाला आ जाएगा। तो यानी डेट मीन्स व्हाट, कहने का मतलब ये कि हर साल उस पे इन्फ्लेशन जुड़ रहा है, यानी 5% का जो इन्फ्लेशन होगा ना, तो आपका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, आज जो दाम में आप खरीदते हो अगले साल वो दाम में नहीं मिलेगा, दाम बढ़ते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आपका इन्फ्लेशन के चलते हमने रेवेन्यू निकाला। तो क्या मैंने रेवेन्यू निकाल लिया, यस मैंने रेवेन्यू निकालिया, मैंने रेवेन्यू का पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से समझा दिया, एंड सिंपलेस्ट तरीके से आप रेवेन्यू निकालो। क्या रेवेन्यू कैश आइटम, यस हमें कैश में पैसा मिलेगा, हम उम्मीद करते कोई क्रेडिटर वगैरह डेटर वगैरह नहीं, पूरा का पूरा कैश में पैसा मिलेगा, ये हमने उम्मीद किया। बाकी वर्किंग कैपिटल में तो हमने कंसिडर किया ही है, तो जो भी वर्किंग कैपिटल में हम कंसिडर करेंगे, वहां पर जो भी आपका डेटर से पैसा फंसेगा हम वर्किंग कैपिटल में कंसिडर करेंगे। हम आगे वर्किंग कैपिटल की बात कर लेंगे, इसलिए मैंने स्टॉप करके रखा हुआ है, एक बार टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से फाइनल टच देना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा इजी बनाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, ताकि बाद में रिवाइज ना कर सको, करने की जरूरत ना पड़े, सॉरी। तो यहाँ पर फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें पता चला कि 14,000 विजिटर एवरीडे होंगे, और हम 220 रुपीज टिकट से कमाएंगे, नेट है ये पूरा, इसमें कोई वेरिएबल खर्चा है नहीं। 30 रुपीज हमारा मार्जिन आएगा फूड से, और फैंसी आइटम से 25 रुपीज आएगा, डेट मीन्स 275 रुपीज हमारा आएगा पर विजिटर। तो टोटल 14,000 विजिटर हर दिन आएंगे,
360 डेज का कितना हुआ 14,000 इंटू 360 डेज 275 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पता किया कि 13860000 हमारा ये पैसा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, फूड एंड बेवरेजेस एंड फैंसी गिफ्ट आइटम्स। तो हमने कहा हमारा रेवेन्यू तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आएगा, इन्फ्लेशन भी है। तो हमने क्या किया, इस पे इन्फ्लेशन चढ़ाने लगे। तो पहली बार तो 2 बार चढ़ा है क्योंकि फर्स्ट ईयर होकर सेकंड ईयर पे जाएगा, तो 2 बार इन्फ्लेशन चढ़ा, फिर एक एक बार इन्फ्लेशन चढ़ते जाएगा। तो ऐसे करके क्या मैंने एकदम सही निकाला? यस मैंने सही निकाला, रेवेन्यू निकाला। अभी तक मैंने टैक्स की बात नहीं किया, पर मैं चाहता तो यहाँ पर इसको नेट करके भी दिखा सकता था, 152.806 माइनस 20% दिखा देता, सीधा मैं टैक्स इस पे दे देता। ऐसे भी करोगे आंसर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ऐसे कर लेंगे, रेवेन्यू पे अलग से टैक्स दे देंगे, कॉस्ट पे अलग से टैक्स सेविंग ले लेंगे। पर यहां पर मैंने अलग से नहीं किया ताकि मैं बाद में क्या करूंगा, टैक्स अलग से दिखा दूंगा नेट पे, तो सारा करेक्ट है। तो यहां पर क्या रेवेन्यू हमने सही निकाला, यस परफेक्टली फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेवेन्यू हमने एकदम परफेक्ट निकाला। अब आगे हम बात करते हैं, द एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट वुड बी रुपीज एनपीआर 65 करोड़ पर एनम आपका एनपीआर है। तो यहां पर कह दिया ना नीचे, सारे कॉस्ट एंड रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, एसेट रियलाइजेबल वैल्यू और रनिंग एंड मेंटेनेंस को छोड़ के सारे 0 पॉइंट ऑफ टाइम के। तो जो आपका ये एनुअल है, एनुअल एक बार नहीं, एनुअल हर साल लगेगा जब जब ऑपरेशन करोगे। स्टाफ का खर्चा 65 करोड़, तो ये तो 0th ईयर में, तो 65 करोड़ 0th ईयर में है। आपको ये समझना, ये आपके 0th ईयर में है, पर हमें यहाँ थोड़ी ना चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये आपका 0th ईयर में। तो सेकंड ईयर पे क्या होगा, 65 पे पहली बार तो 2 बार लगाना पड़ेगा 5%, तो मैंने 2 बार 5% लगाया, ये आ गया, फिर वापस 5% लगाना आ जाएगा, वापस 5% लगाना आ जाएगा, वापस 5% लगाना आ जाएगा। तो चलिए स्टाफिंग कॉस्ट हमने ले लिया। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस का खर्चा भी है, एनपीआर 5 करोड़, ये भी एनुअल है, सालाना, तो ये भी 0th ईयर का 5 करोड़ है। तो 5 यहां थोड़ा लेंगे। अब देखिए 5 करोड़ आपका इस पे लगाओ, 5 प्लस 5% प्लस 5% आ गया ये वाला, फिर 5% करोगे ये आएगा, फिर ये करोगे ये आएगा, ऐसे करते करते आ गया 4 साल का। इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया, यस कर दिया। अब रनिंग एंड मेंटेनेंस पे ध्यान रखना है आपको, इस पे आप इन्फ्लेशन जोड़ दोगे तो आप सबसे बड़े गधे बन जाओगे। कैसे पता है, क्योंकि यहां पर अब देखिए लिखा हुआ है अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कोर्स को छोड़ के, यानी सारे कंस्ट्रक्शन, रियलाइजेबल वैल्यू और रनिंग एंड मेंटेनेंस को छोड़ के बाकी सब पे 5% का इन्फ्लेशन लगेगा। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The other running and maintenance costs are expected to be NPR 25 crore in the first year of operation. First year of operation की बात करें, नहीं फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, ऑपरेशन का पहला साल। ऑपरेशन कौन से साल में हो रहा है, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में। ऑपरेशन तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है, तो ऑपरेशन का पहला साल क्या हो गया, ऑपरेशन का पहला साल हो गया सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये 0th ईयर फर्स्ट ईयर नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि ऑपरेशन का पहला साल। ऑपरेशन का पहला साल क्या, सेकंड ईयर का एंड। तो सेकंड ईयर के एंड में कितना लगेगा, 25 करोड़ लगेगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनपीआर 4 करोड़ एवरी ईयर। और कहा कि 4 करोड़ से एवरी ईयर आपका क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, 4 करोड़ से इंक्रीज होते जाएगा। तो इसलिए इन्होंने 5% लेने को नहीं कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि 25 जो है वो 4 करोड़ सब इंक्रीज करते जाओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, सेकंड ईयर 25 ले लिया, 4 बढ़ा दिया, 29, 33, 37, 4 बढ़ा दिया ना हमने। तो क्या हमने कॉस्ट ले लिया, यस हमने परफेक्टली अभी तक अच्छी तरीके से हमने कॉस्ट वगैरह सारा चीज ले लिया। एंड अभी तक देखिए हमने 35 मिनट्स ऑलरेडी दे दिया इस क्वेश्चन को। लेकिन हाँ, जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना तो डेट मीन्स उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, ये मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर अब देखिए खर्चे भी हमें पता चल गए कि क्या क्या है। अब ये सारे खर्चे को हम क्या टोटल कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली हम ये सारे खर्चे को क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर अभी नहीं है, हम इसे आराम से टोटल कर लेंगे। तो अब देखिए हमें रेवेन्यू पता चल गया, हमें कॉस्ट पता चल गया। जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों पता चल जाएगा तो हमें नेट रेवेन्यू पे हम टैक्स दे देंगे ना गवर्नमेंट को। मतलब मैंने कहा था ना, आप अलग से भी कर सकते थे, इस 152 में टैक्स देके नेट दिखा देते हैं, इस पे भी टैक्स सेविंग लेके नेट दिखा देते हैं, आपका नेट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि रेवेन्यू हमारा आ रहा है 152.806 माइनस कॉस्ट है 102, सेकेंड ईयर वाले का यानी ये वाला 102.175 ये कॉस्ट है। तो हमने देखा कि नेट हमारा कमाई जो हो रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में, डेट इज सेकंड ईयर के एंड में, नेट हमारा कमाई हो रहा है कितना पता है, आप कर लो 152.806 माइनस 102.175, आपका आएगा 50.631 ये आएगा आपका। अब इस पे हमें 20% ही तो टैक्स सेविंग, टैक्स एक्सपेंस हमारा लगेगा, कमाई है तो टैक्स एक्सपेंसेस मैंने एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा, पता है क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मैंने टैक्स सेविंग ऊपर ही ले लिया था ये रहा, पर आईसीआई ने क्या किया साथ में लिया, पर मैंने अलग से लिया। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि टैक्स एक्सपेंसेस जो मेरा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर मैंने उसका सेविंग ले लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं अलग से ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए क्या 50.631 का 20% होता है, यस ये होता है 10.1262 हो रहा है आपका। तो ऐसे आपको करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इस पर टैक्स दोगे आप 20%, तो यहाँ पर क्या आएगा पता है 20% ऑफ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट,
रेवेन्यू माइनस कॉस्ट नहीं है, ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का 20% है, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वापस से क्यों दिखाऊं, क्योंकि ये मैं फिगर ले लूंगा ना यहाँ पर, तो मेरा टैक्स एक्सपेंसेस भी आ गया। मतलब यहाँ पर मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं ले रहे हो कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आप दिखा देते हैं फिर उसको ले लेते हैं। हाँ ऐसे भी कर लो, पर हम क्या करेंगे, हम जब टोटल करेंगे ना तो ये फिगर को कंसिडर करेंगे, ये फिगर को कंसिडर करेंगे, टैक्स ये करेंगे। मतलब अब मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको क्या कहूंगा पता है, सेकेंड ईयर में होगा क्या, पैसे क्या आएंगे क्या जाएंगे हमें ये देखना है। सेकेंड ईयर में हमारे डेप्रिसिएशन के पैसे कुछ नहीं जाएंगे, ना कुछ आएंगे, नहीं आएगा। टैक्स सेविंग के पैसे आएंगे समझ लो इनडायरेक्टली, क्योंकि टैक्स जाएंगे बिना, टैक्स का पैसा ये देना भी तो है, तो नेट होकर टैक्स का पैसा ये आएगा समझ लो, अब ये पैसे आएंगे। वर्किंग कैपिटल का पैसा अगर लगेगा तो ये जाएगा, देखेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करूंगा। फिर आपका रेवेन्यू में पैसा आएगा 152.806 आएगा आपका, फिर इसके बाद ये जाएगा आपका कॉस्ट, जो भी आपका स्टाफिंग इंश्योरेंस का खर्चा ये आपका जाएगा, और फिर बाद में टैक्स का पैसा भी आपका जाएगा। तो इस तरीके से करने पर हमारा नेट पे कितने आएगा हमने ये पता कर लिया। हालांकि हमारा थोड़ा सा पेज गंदा हो गया, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करूंगा। 1 सेकंड लगेगा बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा गंदा हो गया लगता है। ये पीडीएफ आपको देना भी तो है, फिर गंदा वाला पीडीएफ दूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, एंड फिर बाद में इसे वापस से मॉडिफाई करने में बहुत वक्त लग जाता है। 1 सेकंड बस, हाँ 1 सेकंड। चलिए तो ये मिटा सकता हूँ मैं, ये तो थोड़ा साफ लग रहा है अभी, हाँ थोड़ा तो लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, टोटल कर लूँगा। अब जैसे हर साल का मैंने टोटल कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ तक। अब मेरी बात समझिए, इन्होंने ऐसे भी कह दिया सारी आइटम्स जो है, सारे आइटम्स 5% से बढ़ेंगे, एक्सक्लूडिंग बता दिया। अब वर्किंग कैपिटल भी तो मेरी बात समझिए, जैसे जैसे मेरा सेल बढ़ेगा वैसे मेरा, मान लीजिए अगर मेरा सेल का 10% डेटर्स में पैसा फंसता है, तो मेरा इन्फ्लेशन होगा तो सेल का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो सेल का वैल्यू में भी तो डेटर ज्यादा फंसेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब सेल बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन होगा तो सेल प्राइस ज्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से वर्किंग कैपिटल भी चेंज होगा। हालांकि क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, पर इन्होंने ऐसे तो बता दिया ना कि उन तीन को छोड़ के बाकी सारे 5% से बढ़ेंगे। तो आप समझिए आपका पैसा आगे ब्लॉक जो है 65 तो फर्स्ट ईयर में ब्लॉक हो गई, आगे आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी पैसा ब्लॉक होगा उसका 5%। अब बोले सर आपने 65 पे 5% जोड़ के क्यों नहीं लिया, यानी 65 प्लस 5% क्यों नहीं लिया, आपने 68.25 क्यों नहीं लिया यहाँ पर। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मैंने 68.25 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 65 मेरा पैसा वन टाइम फंसना ही है, मेरा पैसा तो वन टाइम फंसना है, बार बार थोड़ा ना पैसा फंसता है, ये कोई एनुअल एक्सपेंडिचर थोड़े ना कि मैं बार बार लूंगा, ये मेरा वन टाइम पैसा फंसना है। पर मुझे पता चला सेकंड ईयर में मुझे 65 की जरूरत नहीं, मुझे 68.25 की जरूरत है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो 65 तो पहले से फंसाया हुआ, ये एक्सपेंडिचर थोड़े ना है, ये तो मेरे पास ही है पैसे, बस बिजनेस में फंसे हुए। तो अब ये खर्चा नहीं है कि मैं इसको 68.25 नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, ये तो सारे खर्चे थे, ये तो सारे खर्चे थे, इसलिए आपका इन्फ्लेट होकर बढ़ रहा था। हर साल के खर्चे थे ये सारे हर साल के खर्चे थे आपके, आपको ये समझना है। रेवेन्यू आपके हर साल के रेवेन्यू थे, इसलिए प्लस 5% करके बढ़ रहा था। पर ये थोड़ी ना खर्चा आपका, ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ बस पैसा है। तो वर्किंग कैपिटल तो एक बार फंसाना होता है कि बार बार, एक बार फंसाना होता है। हाँ अगर इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा और लेके आना है पैसा, तो वही थोड़ा सा और ला रहे इन्फ्लेशन की वजह से, हमने कहा 65 का और 5% लेके आना पड़ेगा, मतलब 65 से काम नहीं बनेगा, 65 प्लस 5% चाहिए यानी 68.25 चाहिए, तो 65 तो है ही और 3.25 ले आएंगे। फिर आगे आगे हम बात करेंगे, नहीं 68.25 से नहीं चलेगा, उसका प्लस 5% करके देखो, तो हमें चाहिएगा 71.6625, लेकिन 68.25 तो है ही और एक्स्ट्रा ले आए, तो इसलिए इंटू 5% किया हमने यहाँ पर। और एंड में आपका पैसा जो है, देखिए यहां पर आप समझिए, यहां पर आप देखिए 65 लगा, इतना लगा, अब ये जो चारों पैसे हैं ना, इतना हमारा पैसा ब्लॉक हुआ हुआ है, ये पैसा हमारा आ जाएगा। तो आप समझिए ये सारे नेगेटिव में, ये सारे जो है ना, ये सारे नेगेटिव में हैं, पर ये वाला जो है ना ये पॉजिटिव में, 75.246 जो है ना ये पॉजिटिव में, आपको ये समझने का जरूरत है। समझ में आया, यस आया, देखिए ये पॉजिटिव में आपका है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्लस में है, ये माइनस पे नहीं है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी मैंने आपको समझा दिया कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा और पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम इन्फ्लेशन की वजह से और थोड़ा वर्किंग कैपिटल मंगाएंगे और एंड में हमारे ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो क्या हमें अब समझ में आया, क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हमने डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग ले लिया, यहाँ पूरा नहीं मिला पर ले लिया हमने, ये रहा ले लिया। क्या एंड में सेल्वेज वैल्यू ले लिया, यस ये वाला भी सेल्वेज ले लिया। हम चाहते तो सेल्वेज को एक काम कर सकते थे, हम कहाँ पता है, हम ऊपर दिखाते तो ज़्यादा बेटर रहता, ज़्यादा सही होता अगर हम ऊपर दिखाते, साथ साथ में रहते हैं ना भाई भाई,
डेप्रिसिएशन वो साथ साथ में रहते तो कितना मजा आता। तो हम एक काम करते हैं ना, इस रियलाइजेबल वैल्यू को यहाँ रख देते हैं और इसे भी ले जाके यहाँ रख देता हूँ। ये ज़्यादा अब सही रहेगा क्योंकि ये रियलाइजेबल वैल्यू उस कॉस्ट से रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल आपका नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसका टोटल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐसे बता दिया, -225 जीरो ईयर में लगना है फर्स्ट ईयर में ये, और ये वर्किंग कैपिटल भी लगना है, इतना लगना है। सेकेंड ईयर में टैक्स सेविंग का पैसा आएगा तो वर्किंग कैपिटल का जाएगा तो नेट निकाल लिया, और यहाँ पर देखिए नेट इतना आएगा क्योंकि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तीनों ही आएगा, वर्किंग कैपिटल भी आएगा, रियलाइजेबल भी आएगा, टैक्स सेविंग भी आएगा। तो टोटल कर लिया। फिर नंबर ऑफ विजिटर्स ही मैंने काट दिया क्योंकि ये तो कैलकुलेशन के लिए हमने ये निकाला, रेवेन्यू हमारा ये होने वाला नेट का, तो ये आपका प्लस में होगा, मतलब इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये तीनों का टोटल जो है ये वाला इसके साथ ये माइनस हो जाएगा माइनस पे, और ये भी आपका टैक्स एक्सपेंसेस माइनस पे तो माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आपकी ये सारे फिगर आ जाएंगे, यस आराम से सारे के सारे फिगर आ जाएंगे। तो ये जो सारे फिगर आपके आएंगे, ये सारे फिगर को आपको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करना है, और आपको देखना है कि ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो नेट आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा, ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, अगर पॉजिटिव आएगा तो वायबल है। तो हम किस रेट से पुल करें इसे हम जो पुल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, कौन से रेट से हम इसे पुल करें, कौन सा डिस्काउंट रेट होगा जिससे हम पुल करेंगे, यानी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है एंटिटी का, तो पता करना पड़ेगा ना कि एंटिटी का क्या रिक्वायरमेंट है, उसी रेट से तो हम पुल करेंगे। तो ये पता करने के लिए अब हमें आगे क्वेश्चन में पढ़ना है, जहां पर हम क्वेश्चन के नजदीक में पहुंच गए, क्वेश्चन के एंड में पहुंच गए। आप देखिए ये पैराग्राफ में कुछ था नहीं, ये पैराग्राफ मैंने अच्छे से आपको समझाया, ये पैराग्राफ आपका सेल से रिलेटेड था अच्छे से समझाया, ये खर्चे से रिलेटेड था अच्छे से समझाया मैंने आपको, ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड था अच्छे से समझाया, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ है सबको बताया। इन्होंने बताया ये इनिशियल कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैपिटल सेल्वेज के बारे में बात किया, इस पैराग्राफ में इन्होंने रेवेन्यू के बारे में बात किया, इस पैराग्राफ में इन्होंने खर्चे के बारे में बात किया, इस पैराग्राफ में इन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में बात किया, और आगे अब इन लोग बात करेंगे जो आपका जो कॉस्ट जो रिक्वायर्ड है जिससे हम पुल करेंगे, बस ये हमें निकालना है, दैट मींस दैट इज इनफ, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। द करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12%। तो अभी का करंट जो इसकी अपनी ऑलरेडी इंडिया की कंपनी ना उसकी बात कर रहे हैं, उसका 12% है। तो जनरली उससे हमें मतलब नहीं है, अभी तो हम नेपाल में धंधा कर रहे हैं। जैसे देखिए ना, मैं इंडिया में धंधा कर रहा हूँ, मेरा इंडिया का जो करंट है जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12%, उससे मतलब नहीं, मुझे जरूरी नहीं कि वही मेरा नेपाल का बिजनेस पे भी होगा। अभी तो हम नेपाल का फोरकास्ट कर रहे हैं कि नेपाल में हम जो नया धंधा करेंगे उसका क्या हाल होने वाला है। द एवरेज मार्केट रिटर्न इज 11% एंड आर एफ 8%। तो ये जनरली आर एफ और आर एम जनरली सबके लिए सेम ही होता है ना, ये आपका यूनिवर्सल टाइप हो गया। आगे देखते हैं। द कंपनीज करंट इक्विटी बीटा इज 0.45। तो ये इनका करंट की बात कर रहा है, मतलब ये इसका जो ऑलरेडी बिजनेस है ना करंट वाला इंडिया वाला, इसका बीटा 0.45 है। द कंपनीज फंडिंग रेशियो फॉर द वाटर पार्क वुड बी 55% एंड 45% डेट, यानी 50% इनका जो कंपनी का फंडिंग रेशियो होगा किसके लिए, जो वाटर पार्क के लिए जो अभी हम बनाएंगे फॉर द वाटर पार्क, अभी जो वाटर पार्क बनाया जाएगा नेपाल में उसके लिए 55% इक्विटी होगा और 45% डेट होगा। आगे देखते हैं। बीइंग ए टूरिस्ट प्लेस द अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इन नेपाल इज कम्पिटिटिव एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडियन काउंटर पार्ट। तो बताइए देखो ना, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से कम्पिटिटिव और पूरा डिफरेंट है इंडिया से। तो इंडिया से आप कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया का जो ये सब दिया हुआ है ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% वगैरह, इनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। द कंपनी हैज गैदर्ड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नियरेस्ट कंपटीटर इन नेपाल। तो अच्छी बात है, नेपाल वाले से कंपटीटर से चेक करोगे तो ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको धंधा नेपाल में करना है। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं मान लो दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे मुंबई में बिजनेस करना है, तो मैं मुंबई के कंपटीटर से कंपेयर करूँ कि दिल्ली वाले से कंपेयर करूँ, मुंबई वाले से ना। तो वैसे इसे भी नेपाल वाले कंपटीटर से कंपेयर करना चाहिए क्योंकि नेपाल में ही धंधा करेगा। तो नेपाल वाले कंपटीटर का अगर इसने एवेल्युएट किया तो इसने देखा कि नेपाल वाला जो कंपटीटर है ना उसका इक्विटी का मार्केट वैल्यू 1850 करोड़ है। कोई है कंपटीटर जिसका इक्विटी का वैल्यू 1850 करोड़ है और डेट का वैल्यू है 510 करोड़ और उसका इक्विटी बीटा है 1.35। तो आपको याद होगा मैंने आपको गैड और अनगैड का मतलब समझाया था अच्छे से, रेगुलर क्लास में गैड और अनगैड का मतलब समझाया था। यूट्यूब में भी एक वीडियो है जहां पर मैंने गैड और अनगैड के बारे में बात किया है। हालांकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, तो वो आपके हाथ में, आप फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, ऐसे का सोल्यूशन देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। पर मैं फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, मैं अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव रखता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग में जब मैं बिलीव रखता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाया था कि डेट पे हमें टैक्स का सेविंग मिलता है, डेट पे इंटरेस्ट जो हमारा खर्चा होता है, डेट पे हमारा इंटरेस्ट का खर्चा होता है, इंटरेस्ट पे हमें टैक्स का सेविंग मिलता है। पर इक्विटी में हमें कोई टैक्स का सेविंग नहीं मिलता है क्योंकि टैक्स देने के बाद ही जो बचा कुचा रहता है वो इक्विटी वाले को मिलता है।
तो इक्विटी वाले को डिविडेंड वगैरह जो भी मिलेगा, इक्विटी वाले को कमाई मिलेगा, उस पर टैक्स सेविंग नहीं होता है, डेट वाले पर टैक्स सेविंग होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि डेट इक्विटी रेशियो कंपटीटर का कितना है और उसका बीटा कितना है, ये हमें पता चला। तो हम क्या करते हैं, हम पहले गैड से अनगैड में जाते हैं। गैड से अनगैड में जाने का मतलब हम ये देखते हैं कि अगर मान लो उसका डेट फंड होता ही नहीं, उसका सिर्फ इक्विटी फंड होता, तो वैसा सिचुएशन में क्या होता, यानी 100% इक्विटी फंड होता, थोड़ा भी डेट फंड नहीं होता, तो क्या बीटा होता। और फिर बाद में हम अपना जो डेट है वो हम लगा के देख लेंगे कि हमारे सिचुएशन में क्या आएगा, समझेंगे आराम से। तो यहाँ पर अब देखिए, समझने के लिए आराम से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब कंपटीटर्स का जो इन्फो है आपको, यहाँ पर कंपटीटर्स का इन्फो में हमें पता चला कि इक्विटी का जो वैल्यू है कंपटीटर का 1850 CR का है और डेट का वैल्यू है 510 CR। तो इनका डेट इक्विटी रेशियो हमने निकाल लिया। इनका डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 510/1850, यानी ये इनका डेट इक्विटी रेशियो है। तो मैंने फिर से एक बार लिखा, मैंने कहा कि डेट बाय इक्विटी जो है वो कितना है। चलिए एक बार एक काम करते हैं, एक बार इसको मैं यहाँ पर रब करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका डेट बाय इक्विटी है वो कितना है, 0.27567 नहीं है इनका, 0.27567 तो इनका डेट है ना। तो मैं डेट बाय इक्विटी, मुझे पता चला डेट बाय इक्विटी ही इतना है, डेट बाय इक्विटी जो है वो कितना है, 0.27567 है। तो क्या मैं 0.27567 डिवाइड बाय 1 नहीं लिख सकता? जैसे मान लीजिए अगर वैल्यू 10 है तो 10 को क्या 10/1 नहीं लिख सकता? यस लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा डेट बाय इक्विटी इक्वल 0.27567 का ही है, या डेट बाय इक्विटी इक्वल 0.27567 इंटू डिवाइडेड बाय 1 का, ये बात तो एक ही है। अब देखिए मुझे इक्विटी को हमेशा 100 लेना है, ये मैंने आपको समझाया था क्यों लेना है। आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप जो रेगुलर क्लास करें वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका अच्छे से मैंने गैड के बारे में समझाया हुआ, गैड अनगैड के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए इक्विटी मुझे 100% बनाना, डेट को मुझे नील करना है। तभी तो इक्विटी 100% इसलिए बनाना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अनगैड में क्या होगा, अनगैड मतलब 100% इक्विटी, इसलिए मैं इक्विटी को 100 पे रखना चाहूँगा। तो हमने स्कूल में पढ़ा होगा मैथ्स में, अगर हम डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये करने पर हमारा ये वैल्यू आ रहा है ना। अब कितना आ गया, यानी 27.567 डिवाइड बाई 100 है हमारा। अब हम पुराने वाले पे जाते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखा था पुराना वाला। चलिए पुराने वाले पे हम आ गए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमें ये मिल गया डेट बाय इक्विटी इतना है। मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर डेट 27.567% है, इक्विटी 100% है, तो ऐसा सिचुएशन में इनका बीटा 1.35 होता है। देखिए इनके इन्फो से तो हमने निकाला, इस दोनों से तो हमने डेट इक्विटी निकाला, और इन्होंने बताया कि इनका बीटा 1.35 है। तो मैंने ये कहा कि इनका जो डेट है, इनका जो डेट है वो 27.567 है और इक्विटी इनका 100 है। ये कैसे निकाला, 100 लगा के मैंने वैल्यू निकाला यहाँ पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ये करे तो इनका इक्विटी बीटा जो है 1.35 है ना, बीटा फॉर इक्विटी, ताकि हम उससे रिक्वायर रिटर्न निकाल सके। तो यहाँ पर देखिए 1.35 है। तो मैंने ये कहा कि अच्छा 100% इक्विटी है, डेट है 27.567%, 100% इक्विटी है, डेट है 27.567%, तो बीटा इतना होता है। पर आपको पता है मैंने आपको कहा था कि डेट में आपको टैक्स सेविंग मिलता है, इक्विटी में नहीं मिलता है, डेट में टैक्स सेविंग मिलता है। हम यहाँ से तो रिटर्न ही निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो डेट वाला वैल्यू है ना, जो डेट वाला वैल्यू है, ये डेट वाले वैल्यू पे हम क्या करेंगे आपको पता है, ये डेट वाले वैल्यू पे हम अल्टीमेटली टैक्स सेविंग एडजस्ट कर देंगे 20% का। 27.567 पे 20% का टैक्स सेविंग एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए देखा जाए तो डेट जो है वो 27.567 है ही नहीं, उसका रेशियो 22.0536 होगा। क्योंकि अगर हम 100% इक्विटी पे जो हम देंगे कमाई, देखा जाए तो हमें इस पे देना ही नहीं, क्योंकि हमें 20% का टैक्स सेविंग मिल जाएगा इंटरेस्ट से, है ना। तो इसलिए मैंने डेट को, इसको क्या माना, आप इसको ये नहीं मानोगे, आप इसको मानोगे 22.0536 मानोगे, परसेंटेज का हो या फिर जो भी, ये मानोगे आप इसे, क्योंकि आपको नेट ऑफ टैक्स लेना होता है। अब मुझे समझ में, अच्छा जब आपका 100% इक्विटी है और 22.0536 आपका डेट है, तो ऐसा सिचुएशन में इन्होंने बीटा बता दिया 1.35 है। तो आप बताइए जब सिर्फ 100% इक्विटी होगा और डेट नील होगा तो आपका बीटा क्या होगा। तो मैंने कहा कि अच्छा देखिए ना, 100 प्लस 22.0536 कितना होता है, 100 प्लस 22.0536 कितना होता है, 122.0536 होता है। मतलब 100% इक्विटी और 22.0536% डेट नेट ऑफ टैक्स, तो इनकम दोनों मिला के 122.0536 आपका टोटल है। तो इस पे हमारा बीटा इतना होता है। तो अगर सिर्फ 100% लूँ तो क्या होगा बीटा, मैं डिवाइड बाय 122.0536 कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अगर 120% 5 होता है तो 100% क्या होगा, 5/120% तो होता है। ऐसे तो हम लोग निकालते हैं मैथ्स की तरह। तो मैंने इस तरीके से 100% इक्विटी का अनगैड मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी का गैर लगाऊंगा।
मैंने अनगेट पता कर लिया, मैंने पता कर लिया कि नेपाल में अगर सिर्फ इक्विटी फंडिंग हो 100% तो ये बीटा होगा। अगर नेपाल में किसी एंटिटी का 100% इक्विटी था और 22.0536% डेट था, नेट वाला, नेट ऑफ टैक्स, तो उनका बीटा इतना था। तो हमने कहा अच्छा अगर इस केस में इतना बीटा है तो 100% इक्विटी में इतना बीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, अपना इस पे लगा देंगे, अपना इस पे जो हमारा जो डेट इक्विटी होगा उसके हिसाब से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें बताया हमारा डेट इक्विटी कितना है, हमें बताया इन्होंने हमारा डेट इक्विटी कितना है, बताया यस। ये देखिए वाटर पार्क जो हम बैठाएंगे 55% इक्विटी होगा, 45% डेट होगा। तो इसमें भी हम ये करेंगे, हम कहेंगे कि 45% डेट है, 55% इक्विटी है। तो मुझे तो 100 बनाना है इक्विटी को, एनी हो मुझे 100 बनाना है इक्विटी को। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 55 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 होगा, मुझे पता चला 1.81818। तो डिनोमिनेटर को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे पता चला अच्छा 81.81818 हमारा डेट रहेगा और इक्विटी हमारा रहेगा 100। पर इसको तो नेट ऑफ टैक्स लेना है, तो नेट ऑफ टैक्स अगर इसको हम ले तो ये आएगा कितना पता है आपको, 57.2727 आएगा। इसको 30% से लेना है। अब आप बोलोगे सर 30% क्यों, क्योंकि आप देखिए हमारा जो भी बोरोइंग वगैरह होगा वो तो इंडिया में होगा, और इंडिया का टैक्स रेट कितना है, 30% है। हमारा जो भी फंडिंग आएगा पुल होके, जो भी फंडिंग आएगा वो तो इंडिया पे आएगा ना, और इंडिया का टैक्स रेट तो कितना है, 30% है। तो ये तो हमने नेपाल का पहले निकाला, नेपाल का है, नेपाल वालों का तो टैक्स 20%, इसलिए हमने यहाँ पर 20% लिया, इस पर 20% लिया, क्योंकि नेपाल का हम लोग कंपटीटर की बात कर रहे हैं। नेपाल का कंपटीटर के लिए तो 20% है, तो उसके हिसाब से हमने निकाला, पर हमारे लिए तो 30% है। तो हम अपना 30% यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं इंडिया के हिसाब से। तो 30% हमने टैक्स का एडजस्टमेंट किया, तो हमें पता चला अच्छा हमारा इक्विटी रहेगा 100%, डेट रहेगा 57.2727%। तो कुल मिला के कितना हो गया, इक्विटी 100% है, डेट 57.2727% है, तो मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 157.2727% हो गया। तो हमें पता चला अच्छा जब 100% इक्विटी होगा तो आपका बीटा इतना होगा, तो 157.2727% होगा तो कितना बीटा होगा, 1.160 इंटू 157.2727, तो आपका आ गया अल्टीमेटली बीटा। अब हमें बीटा आ गया। अब जैसे कि हम रिक्वायर्ड रेट निकालते तो हम क्या करते हैं, आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। हम कहते हैं रिस्क फ्री हमें मिलेगा जो मिलता है जनरली, प्लस हमें रिस्क जो प्रीमियम जो हम रिस्क ले रहे हैं, ये रिस्क हमारा बीटा 1.74 है, मतलब मार्केट 1% से फ्लक्चुएट करता है तो 1.74 से फ्लक्चुएट करेंगे, ये हमारा बीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वही आर ई पे आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा लगा देंगे, बीटा निकल गया हमारा। तो आर एफ तो 8 दिया हुआ है क्वेश्चन है, मार्केट का रिटर्न भी 11 दिया हुआ है, फिर आर एफ और ये बीटा हमने जो अभी निकाला, तो इससे हमारा कितना आ गया, 13.22% आ गया। और ध्यान रखिए रिक्वायर रेट जो आता है ना, ये इक्विटी वालों का ही आता है सिर्फ, समझ में आया, ये सिर्फ इक्विटी वालों का आता है, इसलिए हम इसे इक्विटी बीटा ही कहते हैं। क्योंकि डेट वालों का तो अलग से होता है ना, डेट वालों का इंटरेस्ट रेट इनका जो होगा होगा अलग से होगा। तो ये इक्विटी का हमारा ए रेशियो है, हमारा इक्विटी में हमारे इतना फंडिंग होगा हमारा। तो यहाँ पर इक्विटी हमने निकाल लिया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप है ना नेपाल से 9% में बोरिंग कर सकते हो। आप नेपाल में आप 9% से लोन ले सकते हो। हम थोड़े ना सिर्फ इक्विटी बोरिंग कर रहे हैं, हम तो इक्विटी डेट दोनों कर रहे हैं, तभी तो रेशियो दिया हुआ था 55% 45% का डेट और इक्विटी का, दोनों का रेशियो दिया, मतलब कि आप इक्विटी फंडिंग भी कराओगे रेशियो में और डेट फंडिंग भी कराओगे, ये दोनों हमें बता दिया गया था। तो हमने कहा कि इक्विटी का कॉस्ट हमारा कितना लगेगा, इक्विटी में हमारा कॉस्ट लगेगा, थोड़ा बड़ा हो रहा है उपाय नहीं है, इक्विटी में हमारा कॉस्ट लगेगा आफ्टर डिटरमाइनिंग इक्विटी बीटा, हमने पता चला 13.22% हमारा कॉस्ट लगेगा। तो डेट में हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, अब ऑब्वियस सी बात है नेट ऑफ टैक्स तो बात करेंगे, ऊपर भी तो सारा नेट ऑफ टैक्स ही बात किया था। और ऐसे भी आपको याद होगा वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने आपको सिखाया था, नेट ऑफ टैक्स लेते हैं जो कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, और उससे फिर फाइनली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हम थोड़ा सा वैल्यू ऑफ द फर्म में जो हमने कंसेप्ट सीखा वो भी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म जैसा ही क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, आप ये कह सकते हो यहाँ पर आप। तो आपने वो समझा है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा 9% हमारा नेपाल से बोरोइंग करेंगे तो हमारा इतना पड़ेगा। अब नेपाल में बोरो करेंगे तो नेपाल में तो इंटरेस्ट का टैक्स भी मिलेगा, ऐसे भी नेपाल में तो सारा रेवेन्यू वगैरह हो रहा है ना। हाँ ये अल्टीमेटली इक्विटी जो फंडिंग है हम ये इंडिया का मान रहे हैं, इंडिया से इक्विटी फंडिंग होगा तो इंडिया का हमारा रेट है, इक्विटी फंडिंग इंडिया से होगा। और ये जो बोरोइंग हम कर रहे हैं ये नेपाल से करें तो नेपाल का टैक्स रेट तो 20% है, इंडिया का 30 एडजस्ट किया था। इतना तो समझ में आ गया होगा, यस आ गया। तो यहाँ पर अब देखिए कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 7.2% आ गया। अब हमें पता है इक्विटी फंडिंग हम 55% कर रहे हैं, डेट फंडिंग हम 45% कर रहे हैं, तो उसी में हम कॉस्ट लगा देंगे इक्विटी का डेट का, तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। और यही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे 10.511% इन सबको निकालने के लिए, और इन सबको निकाल के हम फिर अपना फाइनली आंसर निकालेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं। मैंने ये पुट नहीं किया था, अभी मैं पुट कर दे रहा हूँ आपके साथ ही। 290 डिवाइडेड 1 पॉइंट, ये तो फर्स्ट ईयर का है तो एक साल पुल होगा 10511, ये आ रहा 262.4173 माइनस पे रहेगा ये भी।
0.417 लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट वाला 45.2548 डिवाइडेड 1.10511, दो बार पुल करेंगे। सेकेंड डेट से जीरो तीर ना, दो बार पुल करेंगे। ये आ रहा है 37.055, ये प्लस में रहेगा। फिर आगे 43.3179 डिवाइडेड 1.10511, ये तीन बार होगा ना थर्ड ईयर से, हाँ तीन बार, 1 2 3, 32.0959, 32.096 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 41.8439 डिवाइडेड 1.10511 इक्वल 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 इक्वल, चार बार किया। 28.0549 है तो 28.055 ले सकते हैं। लास्ट वाला है ना 369.784 डिवाइडेड 1.10511, 1 2 3 4 5 बार किया मैंने। 224.34 आ रहा है, 347, ये आ गया हमारा। तो ये सारा चीज़ हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो चलिए पहले प्लस वाला सारा कर लेते हैं। 224.347 प्लस 28.055 प्लस 32.096 प्लस 37.055 माइनस अब करेंगे 262.417 माइनस 225, ये तो नेगेटिव आ गया। हाँ ये तो नेगेटिव आ गया। 165.86 माइनस 165.864 का नेगेटिव आ गया। तो डेट मीन्स प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल, प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया, ये समझ में आया यहाँ तक। तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव आ रहा है हमारा। जितना पैसा है अगर हम अपनी रिक्वायर्ड रेट से पुल करें तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो डेट मीन्स हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन हमारा खत्म है लगभग? यस क्वेश्चन हमारा खत्म है, कुछ भी तो छूटा नहीं है, सारा चीज़ हमने ले लिया, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कवर किया। अब एक बार मैं बस आपको रिकैप देता हूँ मैंने क्या किया। कंस्ट्रक्शन का खर्चा था 0th ईयर फर्स्ट ईयर दिखा दिया। डिप्रिसिएशन से डिप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग अलग से पहले ही दिखा दिया हमने। वर्किंग कैपिटल आपका इन्फ्लेशन के थ्रू एक्स्ट्रा, और आपका वैसा जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा लगेगा बस वो आपको ध्यान में रखना, ये स्टार देना, ठीक है। और रियलाइजेबल वैल्यू जो है आपका एंड में आएगा, वो एंड में आपको कंसिडर कर लेना है। फिर आपका जो रेवेन्यू है, ये सारे रेवेन्यू हमने निकाले टिकट से और है ना आपका फूड एंड बेवरेजेस से, और इसके बाद हम फैंसी आइटम से हमें जो रेवेन्यू मिला वो सारा रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज किया। 14,000 विजिटर पर डे विजिट करते थे और 275 हमारा रेवेन्यू आ रहा था। इंटू 360 डेज करके हमने निकाला। और फिर हमने क्या किया उस पर, ये आपका 0th ईयर पे आ रहा था तो इन्फ्लेशन हमने लगाया। हमने क्या किया, इन्फ्लेशन लगाया हमने, 5% का इन्फ्लेशन लगाते हुए हमने एवरी ईयर का निकाला। वैसे सेम स्टाफिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट पे भी हमने इन्फ्लेशन लगाते हुए पता कर लिया। पर रनिंग एंड मेंटेनेंस में का कोई 5% नहीं लगाना है, 4 करोड़ से एवरी ईयर बढ़ेगा, हमने बढ़ा दिया। फिर ऐसे करके हमें एक्सपेंसेस पता चल गया, हमने टैक्स भी दे दिया, नेट पे टैक्स हमने दिया। फिर हमारा टोटल जो आ रहा है वो सारे टोटल को हमें पुल करना है, तो पुल करने के लिए हमें डिस्काउंट रेट चाहिए। तो वो डिस्काउंट रेट के लिए हमने क्या किया, थोड़ा मेहनत किया, अनगैड गैड का कंसेप्ट लगाया हमने। गैड बीटा अनगैड बीटा का हमने कंसेप्ट लगाया। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, आप चाहो तो नहीं लगाओ, आपकी मर्जी। मैंने समझाना है, मैंने समझा दिया। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे वो। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, समझना तो मेरी जरूरत है, तो वो मैंने अपनी जरूरत पूरा की। यहाँ पर मैंने आपको समझाया, बाकी इसका एक वीडियो सेपरेट है, वहाँ पर आप अच्छे से समझ जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा हमने कंसेप्ट समझा, इक्विटी वैल्यू डेट वैल्यू। हमने इस तरीके से क्या किया, हमने डेट पे इंटरेस्ट नेट किया, क्योंकि कंपटीटर की बात हो रही है। कंपटीटर कहाँ है, नेपाल में। तो नेपाल का टैक्स रेट आपका है 20%, हमने 20% लिया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एंटिटी का इन्फो, एंटिटी का टैक्स रेट होगा 30%। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम इससे इक्विटी निकाल रहे हैं और इक्विटी का फंडिंग कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और इंडिया में तो 30% ही होगा। तो इसलिए एंटिटी का यहाँ पर 30% होगा। तो यहाँ पर इसलिए एंटिटी के केस में हम जो भी लेंगे वो 30% का लेंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिबेट हो सकता है, थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं एक अगर सच्चाई बताऊँ आपको मैं, तो मैं यहाँ पर आईसीआई के साथ जा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं मेरे पास। क्योंकि यहाँ पर भी जो हम बात करें इंटरेस्ट की, वो बात यहाँ पर इंटरेस्ट की हो रही है। अल्टीमेटली आपको अगर मैं बताई दूँ सच्चाई, तो जो है यहाँ पर एंटिटी के इन्फो में बात तो इंटरेस्ट की हो रही है। इंटरेस्ट तो ऐसे भी नेपाल से लिया जाएगा, इन लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम समझ आया, पर फिर भी खैर छोड़िए। एंटिटी का इन्फो जो है इंडिया का है, तो हम 30% ले लेंगे। यहाँ पर आईसीआई बहुत बार गलती करते हैं, पर हमें तो एग्जाम आईसीआई का देना है। यहाँ पर अगर आपके मन में डिबेट आ रहा है तो उसे भी आप हटा दीजिए, मैंने भी हटा दिया।
जब आगे अमेंडमेंट कुछ ऐसे ही करेगा तो हम आगे सोचेंगे, पर अभी आपको 30% ही कंसिडर करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं, है ना। अब अगर दूसरे फैकल्टी के पास चले जाओगे वो अलग बात बोल देंगे, मैं अलग बात बोल दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों बात ही बोल दूँ आपको मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पर तो डिबेट होता ही है, यहाँ पर भी डिबेटेबल है। तो आप ये समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एग्जाम में आप क्या करोगे, नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर किया जा रहा है, आप 20% लोगे नेपाल के लिए, और ये इंडिया का निकाला जा रहा है। इंडिया का हम निकाल रहे हैं गैर एनगेड के सबसे इक्विटी बीटा निकाल रहे हैं, तो इंडिया में हम 30% ही कंसिडर करेंगे। और ये कंसिडर करने पर आप बीटा निकालोगे, उसी को आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ पे लगाओगे, तो आपका इक्विटी का कॉस्ट आ जाएगा, और फिर बाद में फाइनली आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल लोगे इन दोनों से। और अब देखिए ना, यहाँ पर हमने 7.2% जो लिया, ये 20% नेपाल वाले ही लिया है ना इंटरेस्ट पे। तो मेरा थोड़ा सा इच्छा था कि यहाँ 20% हो, पर मैंने आपको नहीं बताया कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था इंडिया का, पर मुझे तो फील होता है 20% नहीं होना चाहिए। पर आईसीए ने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 30% लिया, तो डेट मीन्स हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम भी 30% लेके ही कर रहे हैं। और फिर फाइनली हमने 10.511% निकाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये पूरा एंटायर है जिसमें फर्म का एंटायर बात हो रही है, ये सारे कैश फ्लोस फर्म के एंटायर है, जहां पर डेट इक्विटी दोनों मिला के, इसलिए वेटेड से पुल करना पड़ेगा, और पुल किया और हमें नेगेटिव वैल्यू मिला। तो चलिए एक बार क्यों ना हम आईसी का सॉल्यूशन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये 165.79 नेगेटिव, हमारा भी इतना ही आया था। 165.86 वो तो हमारा डेसिमल प्लेसेस की वजह से आएगा, यानी हमारा आंसर पूरा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं दिखा दूँ, इन्होंने फॉर्मूला जो लगाया है, जो फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, E/E+D1 - T, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा फॉर्मूला लगाना, एंड इन्होंने लगाया। फिर यहाँ पर देखिए टैक्स 30% लिया, इक्विटी बीटा निकाला। मुझे पसंद है समझा के समझ के करना, एंड हमेशा से मैं यही करते आ रहा हूँ, और मैंने एग्जाम में अपने टाइम भी ऐसा ही किया था, तो वैसे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। देखिए आपकी भी अलग अलग ख्वाहिश हो सकती है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपको फिर भी लगे नहीं सर हमें तो फॉर्मूला अच्छा लगता है, आपको लगता होगा, अलग अलग की अलग अलग पसंद होती है, तो अब ये लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आप बस यहाँ पर ऐसे का ही मटेरियल रेफर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी यहाँ पर आपको। तो चलिए उम्मीद है हमने क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से समझा, एंड डेट मीन्स हमने इलस्ट्रेशन 2 अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया।